स्पॉट बिटकॉइन ETF ने हाल ही में एक तारीखी संग-मील अबूर किया है, जहां पे ये अब 1.1 मिलियन BTC से ज्यादा एक्यूमुलेट कर चुका है। ये मिकदार बिटकॉइन के उस मिकदार से भी ज्यादा है जो सतोशी नाकामोटो के पास होने का अंदाजा लगाया जाता है, और ये बिटकॉइन का टोटल सप्लाई का 5% से ज्यादा है। सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि स्पॉट बिटकॉइन ETF का ये BTC खरीदने का जो रुझान है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा, और उससे ज्यादा खौफनाक बात यह है कि BTC जो अक्यूमुलेट कर रहे हैं ये सारे एसेट मैनेजर है। अगरचे ये बिटकॉइन BTC के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है, लेकिन कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या BTC का ये इवोल्यूशन दुनिया का सबसे महफूज तरीन क्रिप्टो के लिए खतरा बन सकता है? तो जवाब है हाँ, और ये खतरा इतना बड़ा है जितना आप सोच भी नहीं सकते। मेरा नाम सलीम खान है और आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे, तो हमारे साथ रहिए और आगे हम आपको बताएंगे इस हवाले से। बिटकॉइन चाहे सतोशी नाकामोटो के पास हो, ब्लैक रॉक के पास हो या बिटकॉइन वेल के पास हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी वजह यह है कि बिटकॉइन प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म इस्तेमाल करता है, ना कि प्रूफ ऑफ स्टेक। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसकी वजह यह है कि बिटकॉइन प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म इस्तेमाल करता है, ना कि प्रूफ ऑफ स्टेक। इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है वो बिटकॉइन नोड्स और माइनर कंट्रोल करते हैं और इसके ट्रांजैक्शन को प्रोसेस या इसको वेरीफाई करते हैं। लेकिन अमली तौर पर बिटकॉइन वेल जैसे माइक्रो स्ट्रेटेजी और बाकी जो वेल है ये BTC के मुस्तकबिल के लिए ब्लॉकचेन फोर्क के लिए खतरा बन सकते हैं। अच्छा, ब्लॉकचेन फोर्क है क्या? ब्लॉकचेन फोर्क उस वक्त होता है जब ब्लॉकचेन की कम्युनिटी में इख्तिलाफ हो और ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाते। इसकी मिसाल 2016 में हमने इथेरियम क्लासिक से अलग होते हुए इथेरियम जो डाओ हैक में हुई उसमें देखा। उस वक्त जो इथेरियम की कम्युनिटी वो दो ग्रुप में बढ़ गई थी। एक ग्रुप का कहना कि जो चोरी शुदा इथेरियम है उसको वापस लेना चाहिए, और दूसरे ग्रुप का कहना था कि जो ट्रांजैक्शन को कभी भी तब्दील या मनसूख नहीं किया जाना चाहते है। नतीजा ये निकला कि ब्लॉकचेन दो हिस्सों में तकसीम हो गई। एक जहां इथेरियम वापस लिया गया ये मौजूदा इथेरियम कहलाती है, और दूसरा जहां हैकर को इथेरियम रखने दिया जाए उसको इथेरियम क्लासिक कहा जाता है। अब ब्लैक रॉक का किरदार यहाँ बहुत अहम हो जाता है। ब्लैक रॉक एक स्पॉट बिटकॉइन ETF के फाइलिंग के दौरान ये शर्त लगाई गई थी कि अगर बिटकॉइन कभी भी फोर्क होता है तो ब्लैक रॉक ये फैसला करेगा कि किस वर्जन को वो सपोर्ट करे। BTC के पास सबसे ज्यादा ब्लैक रॉक होल्डिंग होने की वजह से ये मुमकिन है कि जिस वर्जन को वो सपोर्ट करेगा उसी वर्जन को बाकी जो एसेट मैनेजर है और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो भी सपोर्ट करेंगे। दूसरी तरफ फोर्क के दूसरे वर्जन को वो फौरन भेज देंगे, जिससे उसकी कीमत गिर जाएगी और माइनर के लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो इसमें से प्रॉफिट कमाए। यही सूरत हाल हमने 2016 में इथेरियम क्लासिक के साथ हुई थी। ज्यादातर इथेरियम को फौरन उन्होंने भेज दिया, जिससे वो ब्लॉकचेन कमजोर होगी और हमलों का शिकार हो गई। एक और खदशा ये है कि अगर बिटकॉइन का प्रूफ ऑफ वर्क वर्जन के खिलाफ एक प्रूफ ऑफ स्टेक पर मबनी फोर्क होता है तो फिर ब्लॉकचेन प्रूफ ऑफ स्टेक वर्जन को आइडियोलॉजिकल रीजन की वजह से ब्लैक रॉक सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये ESG जैसे सेंट्रलाइजेशन प्रिंसिपल को सपोर्ट करता है। याद रखें कि ब्लैक रॉक जैसे इदारे डिसेंट्रलाइजेशन को पसंद नहीं करते और ये सेंट्रलाइजेशन को तरजीह देते हैं, क्योंकि इन्हें ये कंट्रोल फराहम करता है। यकीन करे या ना करे, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पहले भी बिटकॉइन पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर चुके और वो नाकाम हो गए थे। ये वाकया 2017 में पेश आया और इसके नतीजे में बिटकॉइन फोर्क हुआ, जिसके नतीजे में बिटकॉइन कैश ने जन्म लिया। अगर आपने बिटकॉइन वॉर्स के ऊपर बुक पड़ी होगी तो आपको ये अंदाजा होगा जो ब्लॉक साइज वार जिसकी कोशिश की गई थी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो इसलिए की गई थी कि वो बिटकॉइन को पेमेंट के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे थे। जैसे डाओ हैक के दौरान हुआ, और बिटकॉइन कम्युनिटी के कई अफराद का मानना था कि बिटकॉइन का असल मकसद स्टोर ऑफ वैल्यू बनना है। पेमेंट जैसे इजाफी इस्तेमाल के लिए वो लाइटनिंग नेटवर्क जैसे एक्सटर्नल सॉल्यूशन मौजूद है। मजीद ये इनका कहना था कि अगर बिटकॉइन को करेंसी बनने की कोशिश करनी है तो ये सेंट्रलाइजेशन के दौड़ का बायस बनेगा, जैसे कि वीज़ा जैसे कि दूसरे पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के मुकाबले में है, तो बिटकॉइन डिसेंट्रलाइजेशन को कंप्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। और बिल्कुल यही वजह है कि नई क्रिप्टो करेंसी जैसे सोलाना, सुई
اور اپٹوز مقبول ہو رہے ہیں کیونکہ یہ سینٹرلائزیشن کی وجہ سے ان کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ زیادہ تر ڈی سینٹرلائز نہیں ہے، سینٹرلائزڈ ہے۔ اسی وجہ سے پرانے بٹ کائن کمیونٹی کا موقف درست ثابت ہوتا ہے۔ یہ سب بتانے کی وجہ یہ ہے کہ جو ناتن بے جو ایک بٹ کائن کے بلاک سائز وار کی کتاب کے مصنف ہے، اس نے پیشن گوئی کی تھی کہ انسٹیٹیوشنل انویسٹر دوبارہ بٹ کائن کو کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش ضرور کریں گے، اور یہ بھی کہا گیا کہ اگلے بٹ کائن وار بلاک سائز پہ نہیں بلکہ سینسرشپ ریزسٹنس پر ہوگی، اور یہ صلاحیت کہ مخصوص بٹ کائن جو ٹرانزیکشن کو وہ بلاک کرنے کی کوشش کریں گے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ کچھ بٹ کائن مائنر واقعی اس اوپیک کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں جو سیدھے الفاظ میں انہوں نے امریکی حکومت کی طرف سے سینکشن والے بٹ کائن سے آنے والی بٹ کائن ٹرانزیکشن کو پروسیس کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور یہ ایک خطرناک مثال قائم کرتا ہے۔ اگر سینکشن ادارے کو وہ سینسر کر سکتے ہیں تو پھر وہ آپ کے ٹرانزیکشن کو بھی سینسر کر سکتے ہیں۔ خوش قسمتی سے یہ زیادہ تر بٹ کائن مائنر اوپیک کی بنیاد جو سینکشن والے ٹرانزیکشن ہے وہ کمیونٹی کی دباؤ کی وجہ سے اس پالیسی کو اس نے بعد میں بدل دیا۔ مثال کے طور پہ جو F2 فول نے پہلے پابندی والے ٹرانزیکشن کو پروسیس نہ کرنے کا اعلان کیا، لیکن کمیونٹی کی دباؤ کے بعد پالیسی واپس لے لی۔ تاہم اس بات کی تشویش برقرار ہے کہ اگر بڑے بٹ کائن مائنر جیسے میراتھن ڈیجیٹل بٹ کائن پر کنٹرول کا معاملہ مزید گہرا اور پیچیدہ رہا ہے۔ اگر آپ بھول گئے ہیں تو یہ آپ کو میں یاد دلاؤں کہ امریکی مارکیٹ میں جو پبلک ٹریڈنگ مائنر ہے تقریباً 1/3 کائن ہیش ریٹ کے رسپانسیبل ہے۔ کیا آپ اندازہ لگا سکتے کہ ان مائننگ کمپنیز کے بڑے پیمانے پہ جو انویسٹمنٹ کر رہا ہے وہ ہے ایسٹ مینیجر لائک بلیک راک۔ وال اسٹریٹ کے مطابق میراتھن ڈیجیٹل کے پاس بلیک راک وینگارڈ کے پاس 14% شیئر ہے، جبکہ وال اسٹریٹ کے پاس 3.5% شیئر ہے، اور فیڈیلٹی نے میراتھن ڈیجیٹل کے 21 میں یہ 7.4 شیئر خریدے تھے۔ لیکن ڈیجیٹل اہم بات یہ کہ بٹ کائن کے ہیش ریٹ کا زیادہ تر حصہ ٹریڈنگ مائننگ کمپنی سے آ رہا ہے، اور یہ ان کمپنیز کے شیئر زیادہ تر ایسٹ مینیجر خرید رہا ہے۔ یہی وہ طریقہ ہے جو بلیک راک دوسرے کمپنیوں کے کئی حصوں پر کنٹرول حاصل کرتی ہے، اور یہ کمپنیاں اسی اپنے شیئر ہولڈنگ کے ذریعے دباؤ ڈالتی ہے اور ان کو اپنے معیار یا جو پرنسپل ہے ان کے مطابق ڈالتی ہے۔ یہ کام یہ براہ راست نہیں بلکہ انڈائریکٹ وے سے کرتے ہیں، جیسے کہ بلیک راک اپنے ڈفرنٹ CEO جہاں پہ ان کے شیئر ہولڈر ہے لیری پینگ، اس کو خط لکھتا ہے اور اس کو یہ کمپیل ہدایات دیتا ہے کہ آپ نے اگلے اس میں یہ کرنا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سال لیری نے ابھی تک یہ لیٹر شائع نہیں کیا، شاید اس نے یہ کہ لوگ کو یہ طریقہ ان کو سمجھ آ رہا ہے۔ اس کے باوجود چونکہ بلیک راک اور اس جیسے دیگر امریکی حکومت جیسے ادارے امریکی حکومت کی ایک ایکسٹینشن سمجھے جاتے ہیں، اور یہ بہت ممکن ہے کہ ان کی جو ٹریڈنگ مائن کمپنی ہے اس پہ وہ دباؤ ڈالے اور وہ اوپیک کے مطابق ان کو ٹرانزیکشن کرائے۔ اوپیک امریکی ٹریجری ڈپارٹمنٹ کا ایک حصہ ہے جو سینکشن کے تحت کئی ٹرانزیکشن کو وہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ یہ ٹرانزیکشن نہ ہو، اور ان کی انتہادی ادارے بلیک راک ان اداروں کو جو جہاں پہ ان کے شیئر ہے وہ اس کو فنڈنگ کرتے ہیں اور اس بیئر مارکیٹ میں یہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں جہاں پہ یہ یہ خطرہ بھی موجود ہے۔ جو امریکی ٹریڈنگ کمپنیز ہیں وہ زیادہ تر شیئر لے چکے ہیں، لیکن اس کا خطرہ اتنا ابھی نہیں ہے کیونکہ چائنا 51% شیئر مائننگ کا شیئر کر رہے ہیں، لیکن اس کا ایک ادارہ ہے جو چائنی بیس ہے، وہ ایسیک چپ بناتا ہے، اور اس ایسیک کی وجہ سے اس ادارے کا نام ہے بیٹمین، اور وہ ایک چائنی کمپنی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بیٹمین نے حال ہی میں اعلان کیا کہ وہ امریکی ایسیک مشینز تیار کرنا شروع کرے گی، ممکنہ طور پہ جو ٹرمپ ٹیرف لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ بیٹمین بالکل اس وقت پبلک ٹریڈنگ نہیں کر رہا، اور بلیک راک جیسے ادارے اس کے شیئر خرید نہیں سکتے اور ان کو اپنے شرائط پہ مجبور نہیں کر سکتے۔ بری خبر یہ ہے کہ بیٹمین کو کئی سالوں سے پبلک ٹریڈنگ کمپنی کی کوشش کر رہا ہے اور اپنے سٹیک ہولڈر کو وہ بھی منافع کمانے کی کوشش کر، اگرچہ بیٹمین واقعی میں پبلک ٹریڈنگ کمپنی ہو تو یہ بلیک راک اور اس کے اتحادی
वीडियो और उसके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए रास्ता खोल सकता है और वो इसके जैसे बाकी ट्रेडिंग माइनिंग पब्लिक कंपनीज है उसी की तरह इसके शेयर खरीदे उस पर दबाव डाल सकता है। ये सूरत हाल बिटकॉइन के लिए इंतहाई खतरनाक नताइज साबित कर सकती है। सबसे पहले बिटकॉइन माइनर वो है जो बिटकॉइन ब्लॉकचेन को कंट्रोल करते हैं और यही सोच थी 2017 में कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के दिमाग में, लेकिन हकीकत में बिटकॉइन के जो नोड्स और डेवलपर है वो असल में ताकत है बिटकॉइन की मुस्तकबिल के ट्रांजैक्शन के लिए। बीटीसी का काम यह है कि वो बिटकॉइन नोड को वेरीफाई करे, जबकि माइनर का काम यह है कि वो ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करके अगर कोई ट्रांजैक्शन रूल्स के मुताबिक ना हो तो बिटकॉइन प्रोटोकॉल इसे रीचेक करके और नोड्स उस माइनर तक ही ना पहुंचाए। अब सवाल पैदा होता है कि बिटकॉइन प्रोटोकॉल क्या है और इसका रूल्स कौन बनाता है। इसका जवाब है बिटकॉइन कोर, जो कि वो सॉफ्टवेयर है जिसे बिटकॉइन नोड चलाते हैं और इसके रूल्स बिटकॉइन के डेवलपर बनाते हैं और बिटकॉइन कोर सॉफ्टवेयर को मेंटेनेंस और अपडेट करते हैं। 2017 में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के खिलाफ जीत ने यह वाज़ेह कर दिया कि बिटकॉइन कोर ही असल बिटकॉइन है। तो ब्लैक रॉक और इस तरह के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को ये आइडिया हो गया है कि जो कोर डेवलपर है ये एक मेन जो है ना है, और अब बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने ये अनाउंस किया है कि हम कोर डेवलपर को अपने डिविडेंड में ये जो स्पॉट ETF बिटकॉइन जैसे ब्लैक रॉक और बाकियों ने अनाउंस किए उनके जो प्रॉफिट है उसमें से शेयर देंगे। उसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये शेयर दे के इनको इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं कि जो कोर डेवलपर है वो जो बिटकॉइन के रूल्स बनाते हैं वो उसको इन्फ्लुएंस करके ऐसे रूल्स बनाए जो ब्लैक रॉक और इन जैसे इदारों के लिए ज्यादा सूट कर रहे हो और वो इस हवाले से बिटकॉइन को अपने उस पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाए। तो इस वीडियो का मकसद ये है कि जो डिसेंट्रलाइज और जो फाइनेंशियल सिस्टम के खिलाफ थे उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई कि किस तरह जो है ना बड़े ट्रेडफाई और ट्रेडफाई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर किस तरह ब्लैक रॉक और बाकी जो है ना बिटकॉइन पे अपना डोमिनेंस इंक्रीज कर रहे हैं और अपने डोमिनेंस इंक्रीज करके इसको अपनी हिसाब से इसको जीना अपने नेटवर्क को इस हवाले से इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो एक तो इसका साइड इफेक्ट भी है। ये साइड इफेक्ट यही है कि सेंट्रलाइजेशन की तरफ हम जाएंगे। सेंट्रलाइजेशन में फिर वही बात है, जो बिगेस्ट वेल्स है या जो जिनके पास पैसा है उनका कंट्रोल आ जाएगा और जिनके पास पैसा नहीं है वो और दूसरी बात यह है कि इसकी पॉजिटिव इफेक्ट यह है कि इससे बिटकॉइन बहुत ऊपर जा सकता है और इसकी अडॉप्शन भी इंक्रीज हो सकती है और ये एक बेटर एसेट के तौर पे डिक्लेयर हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और बिल के आइकन को बिल्कुल मिस ना करें ताकि आपको इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।